चलिए आज भारत में राष्ट्रवाद का दूसरा पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास का और क्या क्या कारण थे। जो भी व्यक्ति अगर ये भारत के राष्ट्रवाद जो वीडियो है, अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1 तो उसको देख लें, फिर उसके बाद ये समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद, क्लास 10th चैप्टर 4, चौथा चैप्टर है, क्योंकि मैं कहा था कि चैप्टर 4 से ही ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें हिस्ट्री में पूछा जाता है क्लास 10 के लिए। ठीक, तो भारत में राष्ट्रवाद में हम लोग पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से जो है भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। इसमें कि सर्वप्रथम हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा है कि उसमें राजनीतिक कारण था। ठीक है, बहुत सारे कारण थे, लेकिन उनमें से एक था राजनीतिक कारण, जो कि पार्ट 1 में बता दिया गया है। आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे आर्थिक कारण। ठीक है, तो आर्थिक कारण में भारत में राष्ट्रवाद का जो आर्थिक कारण होता है, इसमें पहला जो कारण क्या है, आर्थिक का मतलब क्या होता है, रुपया पैसा है, यही ना, पैसा उसी को रुपया पैसा वही सब आर्थिक कहलाता है। ठीक है, तो आर्थिक कारण हुआ था क्या कि आर्थिक कारण में पहला कारण क्या था कि अंग्रेज के द्वारा ये नियम बनाया गया था कि कर का क्रूरतापूर्वक वसूल करना। कर का क्रूरतापूर्वक वसूल करना, कर मतलब होता है टैक्स। ठीक है, जो टैक्स लिया जाता है सामानों पर, जैसे कि हम लोग जो भी सामान खरीदते हैं बाजार में जाकर के, तो उसका हम लोग टैक्स देते हैं भारत सरकार को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कर का, तो वो कर कहलाता है जिसको टैक्स कहते हैं। ठीक, अब हम लोग जो है अंग्रेज जो था हम लोगों पर क्या करता था, भारतीयों पर कर का क्रूरतापूर्वक वसूल करता था। जो भारत के लोग जो भी कार्य करते थे, है ना, यानी कि जैसे कि उस समय मुख्य रूप से क्या था, भारत के लोगों से खेती करवाया जाता था और क्या, तो भारत के लोगों को जो खेती करवाता था तो उसमें वो क्रूरतापूर्वक कर वसूलता था। ठीक है, यानी कि फसल उगे चाहे नहीं उगे तुमको उतना टैक्स देना ही देना है, ये था। ठीक है, तो ये यानी कि फसल का भी अगर कोई सीजन जो है फसल मारा भी चला गया, फसल काफ़ी अच्छा उपज नहीं रहा, फिर भी अंग्रेज कहता था कि तुम जो है फसल उगा रहे हो तो तुमको टैक्स देना ही पड़ेगा, है ना, चाहे जैसे भी दो, चाहे जहाँ से भी दो, तुम्हारे घर में खाना रहे या नहीं रहे, है ना, तुम अपने लिए अनाज तुम्हारे पास बचे या ना बचे, लेकिन जितना हमने निर्धारित किया है कि सब लोगों को इतना टैक्स देना है तो वो देना ही पड़ेगा। तो ये क्रूरतापूर्वक टैक्स का वसूली करता था कौन, अंग्रेज। ठीक है, उसके बाद है इसमें एक जो नियम था इसका, वो था तिनकठिया व्यवस्था आया था इसका। तिनकठिया व्यवस्था मतलब 3 कट्ठा, तिनकठिया मतलब 3 कट्ठा। तो तुमको पता होगा कि एक बीघा कितना कट्ठा होता है, पता है, 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है, 1 बीघा ना, 20 कट्ठा का, 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है। ठीक है, जिसमें कि 3 कट्ठिया व्यवस्था में था कि 20 कट्ठा अगर जिसके पास है 1 बीघा, उसमें 3 कट्ठा में क्या करेगा, वह नील की खेती करेगा। क्या करेगा, नील की खेती उसको करना ही पड़ेगा। ठीक है, और भारत के लोग क्या थे कि किसान जो है यहाँ के वह नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नील की खेती करने से होता क्या है कि जमीन जो है एक बार अगर नील की खेती हो गई तो वह जमीन फिर कई सालों तक जो है बंजर रहता है, वहाँ पर फिर कोई जो है फसल नहीं उगाया जाता है। ठीक है, तो 3 कट्ठिया व्यवस्था में 1 बीघा में 3 कट्ठा तुमको नील का खेती करना ही है। ठीक है, तो जो कि भारतीय लोग नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उससे क्या होता था, यहाँ का जो है खेतों का जो उपज जो है किसानों का वो काफ़ी खराब हो जाता था, जिसके कारण उनको काफ़ी परेशानी होती थी। दूसरा जो इसका दूसरा कारण क्या आता है कि नील की खेती करने के बाद जो है किसानों को एक प्रकार की बीमारी होती थी स्किन का, है ना, चर्म रोग होता था, चमड़ा खराब हो जाता था। नील क्योंकि वह खेती करने के क्रम में जो है बहुत ही वह नील हानिकारक होता था स्किन के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से लोगों को बहुत खतरनाक बीमारी भी हो जाता था, स्किन डिजीज, है ना, चर्म रोग हो जाता था। इसलिए जो है ये लोग नहीं करना चाहते थे खेती, लेकिन ज़बरदस्ती जो है कि अंग्रेज लोग वह भारतीय किसानों को नील की खेती करने पर मजबूर करते थे। ठीक है, तो इसके लिए फिर लोग फिर क्या किया, फिर राष्ट्रवाद के लिए फिर लड़े, सब लोग फिर एकजुट हो गया, फिर अंग्रेज के खिलाफ लड़े। तो यह भी राष्ट्रवाद के विकास का कारण जाएगा। आर्थिक कारण का पहला कारण हमने देख लिया। ठीक है, आर्थिक कारण के दूसरा कारण में कहता है कि 1882 ईस्वी में आयात सामानों पर टैक्स नहीं, इतना ये ऐसा नियम लाया अंग्रेज कि ये नियम रखा कि 1882 ईस्वी में, याद रखना, आयात पर टैक्स नहीं। ये कानून कब आया, 1882 ईस्वी में, ये याद रखना, पूछा जाता है। ठीक है, 1882 में युवा अंग्रेज जो है एक कानून लाया। ठीक है, एक नियम लाया, जिस नियम के अंतर्गत उन्होंने कहा कि भारत में विदेश से जो भी चीज़ें आएगी, है ना, मान लिया जाए अंग्रेज जो है इंग्लैंड से जो भी चीज़ें आएगी उसका जो है भारत में किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, भारत में किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। अब समझने की बात है, भारत में यहाँ पर क्या होता था, कॉल आ रहा है कि
उसको कट करो कॉल को। भारत में क्या था, हाँ पता नहीं फोन आ रहा है किनका, कट हुआ। देखो भारत में क्या था कि क्या बोल रहा था मैं, 1882 ईस्वी में आयात सामानों पर टैक्स नहीं। ठीक, भारत में अंग्रेज लोग जो है यहाँ से रुई ले जाते थे, ठीक है, कॉटन, और वह रुई को ले जा करके वहाँ से फिर जो है कपड़ा बना करके भारत में बेचा करते थे। क्लियर है, यही था ना कॉन्सेप्ट। अब अंग्रेज क्या किया कि जो भी इंग्लैंड से जो भी सामान यहाँ भारत में निर्यात होता था, यानी भारत में आयात होता था, इंग्लैंड जो निर्यात करता था भारत उसका आयात करता था। भारत में जो आयात होता था तो अंग्रेज कहा था कि भारत में आने वाले कोई भी सामान जो है, जो अंग्रेज इंग्लैंड से आ रहा है, उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं रहेगा। अब तुम लोग समझने की बात एक चीज है, यहाँ पर देखो ये नियम कैसे भारतीयों के लिए दिक्कत दिया। प्रॉब्लम क्या हुआ इसमें कि अगर मान लिया जाए कोई भी सामान विदेश से आता है, ठीक है, अगर उसका टैक्स, वो टैक्स फ्री है, टैक्स उस पर नहीं लगेगा, तो वह तो जिस देश में वह सामान आएगा उस देश के लिए वो सस्ता हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जो पेट्रोल वगैरह यूज गाड़ी में डालते हैं, है ना, या तो फिर हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं, ये जो पेन को हम लोग जो यूज करते हैं, ठीक है, ये सब जहाँ से बनता है इसका बहुत ही न्यूनतम मूल्य होता है। ठीक है, कुछ दाम होता है, लेकिन वो फिर जो है ट्रांसपोर्ट वगैरह, टैक्स वगैरह, ये सब बहुत सा उसका प्रोसेस होता है, तो उस ढंग से उसका क्या होता है, कीमत बढ़ जाता है। ठीक है, जहाँ से चीज़ों को तैयार किया जाता है, जहाँ से सामान को तैयार किया जाता है, तो ओरिजिनल जो प्राइस उसका रेट होता है उससे कई गुना बढ़ करके मार्केट में आता है, टैक्स वगैरह लग करके। सबसे ज़्यादा तो टैक्स ही लगता है। ठीक है, तो ये टैक्स बोला था, अंग्रेज कहा था कि हम जो है इंग्लैंड से जो भी सामान आएगा भारत में उस पर टैक्स नहीं लेंगे। तो टैक्स नहीं लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सामान और सस्ता मिलने लगा भारत में। सिंपल चीज़ है कि नहीं है? अरे यार, जो भी विदेश से सामान आ रहा था उस पर अगर टैक्स लगता तो वो सामान महंगा हो जाता मार्केट में, तो भारतीयों के लिए खरीदना दिक्कत होता। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो सामान पर टैक्स नहीं लिया, जिसके कारण कि भारत में वह सामान क्या हो गया, सस्ता हो गया। तो सामान सस्ता हो गया तो क्या हुआ, भारतीयों को लाभ हुआ? नहीं, वह भारतीयों के लिए उन्होंने टैक्स फ्री नहीं किया। उसमें क्या वे लोग क्या किया, भारत के लोग भी तो कुछ छोटे मोटे जो उद्योग करते थे, है ना, कपड़ा बनाते थे, है ना, बेचते थे। तो भारत के जो लोग अगर कपड़ा बेचेगा बाहर, है ना, या मार्केट में, तो इस पर वह टैक्स लेता था अंग्रेज, और विदेश से जो सामान आता था वह टैक्स फ्री था। जिसका कारण क्या था कि भारत के लोग जो है कपड़ा बनाते थे, भारत में जो चीज़ों का निर्माण किया जाता था उसका जो है मूल्य क्या हो जाता था, अधिक हो जाता था, क्योंकि उस पर टैक्स ले लेता था अंग्रेज। ठीक है, निर्यात करने में उस पर टैक्स लगा देता था, बेचने में, लेकिन विदेश से जो आता था उस पर टैक्स नहीं लगता था, तो वो सस्ता रहता था। इसका कारण क्या हुआ कि भारत के कपड़ा कम बिकने लगा, भारत की वस्तुओं का जो है सेलिंग कम होने लगा, और अंग्रेज का कपड़ा और अंग्रेज का वस्तु जो भी और भी प्रोडक्ट वो अंग्रेज यहाँ पे इनपुट करता था अपना भारत में, वह जो है काफ़ी आसानी से मार्केट में बिकने लगा। क्योंकि अभी भी तुम समझ लो, मार्केट में जाओगे तो जो चीज़ सस्ता मिलेगा महंगा मिलेगा, सेम चीज़, तो ज़्यादातर लोग जो है सस्ता ही खरीदता है ना, महंगा थोड़े खरीदता है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें कि जो है स्वदेशी की वो सब चीज़ें की जागरूकता नहीं है ना, नहीं आया है। ठीक है, थोड़ा सा महंगा है तो क्या है, अपना देश का चीज़ प्रयोग कर लेंगे, लेकिन नहीं, लोग यहाँ पे सस्ता पे जाता है। ठीक है, तो सस्ता वो सामान दे देता था क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगता था, भारत के सामान पर टैक्स लगता था, इसलिए भारत का सामान मार्केट में महंगा होता था। ठीक है, तो यह जो है भारत के उद्योग के लिए बहुत बड़ा दिक्कत था। भारत के उद्योग, जो भी छोटा मोटा उद्योग जो करता था लोग, वह भी उसके लिए क्या हुआ, वो ज़्यादा उनके लिए फिर वो परेशानी की सामना उसको करना पड़ा, क्योंकि उस पर टैक्स लग जाता था, उसका सामान नहीं बिकता था, सामान मार्केट में महंगा होता था। ठीक है, तो ये था तुम्हारा आर्थिक कारण में, हम लोग इन सब चीज़ों को हमने आर्थिक कारण में देखा। ठीक है, 1882 में ये आयात सामानों पर टैक्स नहीं, ऐसा किसने बनाया था ना कानून, अंग्रेजों ने। क्लियर है, तो ये दो मस्ट पॉइंट था आर्थिक कारण। ठीक है, तो अभी तक हमने एक राजनीतिक कारण देखा, दूसरा आर्थिक कारण देखा, तीसरा जो कारण आता है राष्ट्रवाद, भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ, राष्ट्रवाद के विकास के लिए तीसरा जो कारण आता है वह क्या आता है, वह आता है धार्मिक कारण। क्या आता है, धार्मिक कारण। धार्मिक मतलब क्या होता है, धर्म के आधार पर, है ना। धार्मिक कारण में क्या हुआ, जैसे धार्मिक कारण में पहला जो कारण आता है वह है रंग भेद की नीति। अंग्रेजवा जो था ना, वो रंग भेद बहुत ज्यादा करता था। ठीक है, तुमको पता है अंग्रेज कैसा था, एकदम गोरा गोरा था, गोर था ना पूरा, एक एग्जाम, ठीक है, एकदम पूरा वो गोरा था, है ना। और वह जो है भारतीयों को यहाँ तक कि ब्लैक डॉग कह करके पुकारता था। ठीक है, भारतीयों को ब्लैक डॉग कह करके वह पुकारता था। ठीक है, और क्यों, क्योंकि वो रंग भेद की नीति, क्योंकि वे लोग उजला था, एकदम गोरा गोरा था। ठीक है, माने हम लोग घर में जो है खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं ना, हम लोग जो घर में रोटी बनती है तो रोटी के तरह से, दो तीन तरह से बनता है ना भाई, कैसे बनता है, और उसका क्या बोलते हैं, कुछ रोटी अगर कच्चा रह गई
तो कैसा रहेगा उसका कलर है? हाँ सफ़ेद रहेगा। तो वो अंग्रेजवा समझो सफ़ेद का रोटियाँ है, नहीं एकदम सफ़ेद है पूरा, और कुछ रोटी एकदम जलिए जाता है, तो कैसा हो जाती है? वेस्ट इंडीज वाला हो गया कि नहीं, वेस्ट इंडीज वाला हो गया एकदम। और हम लोग जो बड़मका रोटियाँ है वो भारत वाला है, नहीं अरे भारत के लोग, भारत वाला सबसे अच्छा है रोटी, मतलब भारत के लोग यहाँ सबसे अच्छे हैं, है ना, न तो ज़्यादा काला है और ना तो ज़्यादा गोरा है ना। वेस्ट इंडीज वाला बहुत काला रहता है ना। तो क्या दिक्कत है, रंग काला भगवान जैसे जिसको वो अलग चीज़ है, उस पर कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो अंग्रेज जो था ना, ये रंग भेद की नीति बहुत करता था। कहा जाता है कि इतिहास अंग्रेज जो है भारतीयों को ब्लैक डॉग करके पुकारता था, है ना। और उसके बाद अंग्रेज जो है इस तरह से नीति बना दिया था कि जिससे अगर ट्रेन से यात्रा करेगा, है ना, अगर रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा है तो एसी बोगी जो एकदम फैसिलिटी जहाँ बढ़िया है वहाँ पर सिर्फ अंग्रेज में रहेगा, गोरखा। और जो भारतीय लोग था वो कहता था ये लोग काला लोग है, इसको वो सीट टिकट नहीं मिलता था उस बोगी का, है ना। ऐसे ही सफ़र करो, आगे पढ़ेंगे इसमें गांधी जी का मूवमेंट उसमें पता चलेगा, ठीक है। बोलता था कि नहीं तुमको जो है नहीं चढ़ने की जरूरत है इस बोगी में, तुम जाओ, तुम जनरल बोगी में तो ठसा के जाओ ठलम ठली में, ठीक है। तो यह इस तरह का भेदभाव हुआ करता था, कैसे, रंग के आधार पर। और वह मतलब उसका कहना था कि हम जब रास्तार में जाएं तो तुम हमको जो है क्या करो, सल्यूट करो, है ना, हमको तुम प्रणाम करो, यानी पैर छुओ। ऐसा अंग्रेज का नीति था, है ना, भारतीय लोगों के लिए। तो ये रंग भेद हुआ। वे लोग गोरा था, समझते थे सब गोरा गोरा, हम लोग बहुत अच्छा है, काला काला ही लोग है, ये लोग अच्छा आदमी नहीं है, समझ गया एकदम, मतलब उस ढंग से समझता था। तो ये रंग भेद की नीति ऐसा जब करने लगा तो भारत वाला बताओ, कोई किसी भी आदमी को यार रंग भेद को लेकर के किसी को लोग आदमी उसको प्रताड़ित करेगा, कुछ उसको बोलेगा, डांटेगा या उसको ऐसा कार्य करवाएगा तो उसको मन में दुख होगा कि नहीं होगा, है ना। तो वे लोग सब एकजुट हो गया, फिर सब लोग एकजुट होने लगा भारत वाला, और फिर इसके खिलाफ जो है आंदोलन चलने लगा, है ना। फिर यह भी एक प्रकार का राष्ट्रवाद के विकास में कारण जाता है कि अंग्रेज के द्वारा रंग भेद की नीति जो था उसका बहुत ही गलत था, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ राइटर का नाम यहाँ लिखा हुआ आया है तुम्हारा ही किताब से है, मैक्स मुलर है, चार्ल्स बिलिकिंस है और सर विलियम्स जेम्स है। ये सब जो था, ये सब जो थे, ये सब क्या थे, राइटर थे ना, लेखक थे, ये सब अंग्रेजी लेखक थे। ये लोग उस समय क्या कर रहे थे, जिस समय भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था, ये सब जो है भारत का जो ग्रंथ है, अपना रिलीजियस बुक है, धार्मिक ग्रंथ है, इस पर ये लोग अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। और भारत का जो ग्रंथ था इसको ये लोग क्या करते थे, अंग्रेजी में कन्वर्ट कर रहे थे, अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे थे, ठीक है, ताकि विदेश के लोग भी इसको पढ़े, ठीक। जब भारतीयों ने देखा, मैक्स मुलर, भारत से हमने क्या सीखा, क्लास 10 के हिंदी में भी लिखा हुआ है, ज़्यादा वहाँ डिटेल से पढ़ लेना, वहाँ मैक्स मुलर ने भारत का पूरा वर्णन किया है, ठीक है। तो भारत के ग्रंथों से भारत का वर्णन उन्होंने अपनी भाषा में किया, तो विदेश के लोग तो जाना ही, साथ में साथ अपने भारत के लोग भी जागरूक हो गया कि हमारे तो भारत के ग्रंथ तो बहुत अच्छे हैं, है ना, विदेशी लोग इसको पढ़ रहा है, इसका मतलब हमारा भारत का ग्रंथ बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है ना। तो इस लेकर के भारत के लोग भी अपने धर्म के लिए क्या हुए, फिर एक्टिव हो गए कि विदेश वाला आकर के हमारे धर्म को, अगर हमारे ग्रंथ को वे लोग कन्वर्ट करके पढ़ रहा है, जान रहा है, तो हम लोग क्यों नहीं जाने, ठीक है। तो भारत के लोग भी अपने धार्मिक चीज़ों को लेकर के, अपने धार्मिक रिलीजियस बुक को, धार्मिक ग्रंथों को लेकर के क्या हुए, ये लोग भी जागरूक हो गए कि मुझे भी अपने धर्मों के बारे में जानना है, अपने धर्म ग्रंथों के बारे में जानना है, ठीक है। यहाँ से जो एक क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इसको लिखा। पहला इसमें एक क्वेश्चन आता है कि अपना जो एक धर्म ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में जो कन्वर्ट किया, अंग्रेजी में उसको अनुवाद किया, उसका नाम था चार्ल्स बिलिकिंस। क्या नाम था उसका, चार्ल्स बिलिकिंस। एग्जाम में पूछता है कि अंग्रेजी भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो क्या हो जाएगा, चार्ल्स बिलिकिंस, याद रहेगा, चार्ल्स बिलिकिंस, ठीक है। 2-4 बार इसको देख लो, याद हो जाएगा, बोल लेना, उसके बाद फिर जो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन अगर रहेगा तो आराम से वहाँ पर टिक कर दोगे, ठीक है। तो ये था तुम्हारा, ठीक है। उसी समय, जिस समय विदेशी लोग जो है भारत के ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे, अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे, उसी समय भारत में भी 1875 ईस्वी में, कब, 1875 ईस्वी में क्या हुआ था, आर्य समाज की स्थापना हुई थी, याद रहेगा। आर्य समाज भारत की जो है, आर्य कहा गया है भारतीयों को, है ना। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, मुंबई में हुई थी, याद है ना, यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। 1875 ईस्वी में भारत में कौन सा समाज का स्थापना हुआ था, आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, स्वामी दयानंद। ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान देना, ये क्वेश्चन जो है आर्य समाज के है ना संस्थापक कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, महर्षि, है ना, दयानंद सरस्वती या स्वामी दयानंद सरस्वती, ऐसे भी नाम आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान से देखना, ऐसे BBI है ना। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, 1875
75 ईस्वी में। और एक हुआ प्रार्थना सभा, कौन सा हुआ? प्रार्थना सभा। इसके जो संस्थापक कौन थे? रामचंद्र पांडुरंग। उसके बाद रामकृष्ण, रामकृष्ण के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ये सब क्या था? ये सब भारत में जो धर्म ग्रंथ था, भारत में जो धर्मों के यानी कि संगठित करने का काम इन्होंने किया। भारत में जो धर्म है, उस भारत में अपना जो समाज है, जो समुदाय है, और इस प्रकार से ये लोगों ने एक तो हमारे देश के क्रांतिकारी अंग्रेजों से लड़ रहे थे, लेकिन दूसरी ओर क्या था कि अंग्रेज कहीं ना कहीं हमारा धर्म पर भी प्रहार कर रहा था। ठीक है, कि भाई तुम लोग ये जो तुम अपना धर्म मानते हो, ये सब जो है हवन मत किया करो, ये पूजा पाठ मत किया करो, है ना। ईसाई धर्म, वो लोग का जो धर्म था उसको मनवाने के लिए वो लोग कहीं ना कहीं ये भी फोर्स डाल रहा था कि इसका धर्म को ही बदल दिया जाए। ठीक है, लेकिन ये सारे लोग जो है एक प्रकार के देशभक्त का काम कर रहे थे। आर्य समाज का एक बहुत बड़ा जो है वो धीरे धीरे उसका प्रचार कर रहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रार्थना सभा के संस्थापक कौन हो जाएगा? रामचंद्र पांडुरंग। और रामकृष्ण सभा के जो है संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। क्लियर है कॉन्सेप्ट एकदम? 3 नंबर यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव तीनों में से कोई आ गया तो एकदम खटाक से इसका आंसर दे देना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो धार्मिक कारण में हमने इतना देखा। एक और इसका कारण आता है, अब जो भी कारण आता है राष्ट्रवाद का, वो अन्य कारण में इसको हम पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? अन्य कारण। अन्य कारण में बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, जो तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे, उसको लेकर के यहाँ पे हम बता रहे हैं, ध्यान देना। अन्य कारण में हम सबसे पहले पढ़ते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, VVI, ये ध्यान देना है ना। आज भी बहुत बार ये क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है, ध्यान देना। ये 18 कांग्रेस पार्टी को लेकर, ठीक है। कहता है कि 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर, याद रखना, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। आज जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, नेशनल पार्टी है ना, जैसे बीजेपी हो गया नेशनल पार्टी, ये सब जो है भारत की नेशनल पार्टी है। लेकिन जो बीजेपी हो गया, ये सब अपना जो है बिहार, जो भी TMC हो गया, RJD हो गया, BSP हो गया, SP, जो भी पार्टियां हैं, ये सारे तो भारत आज़ाद होने के बाद बना है। ठीक है, लेकिन भारत कहता है कि स्वतंत्रता के संग्राम में लड़ने वाली जो पार्टी है, यानी कि भारत की आज़ादी के पूर्व की पार्टी है आज का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, ओके। तो इसकी कांग्रेस पार्टी जो है, इसकी अभी कौन है, इसके कौन बना दिया? मल्लिकार्जुन खड़गे को ने बनाया कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे, समझ गया ना, ये इनको बनाया गया है सर इसके। ठीक है, इसके पहले राहुल गांधी थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया गया। याद हुआ? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुआ। किसके द्वारा? कौन किया? A.O. ह्यूम, याद रहेगा। जिसने यह राष्ट्रीय कांग्रेस, ये अच्छा क्यों किया? देखो, अंग्रेजवा सोचा ने, बड़ा होशियार ने था। ये क्या किया? अंग्रेज सोचा कि ये छोटा मोटा, क्योंकि अभी जो एक नियम पढ़ाए थे पार्ट 1 में कि इलवर्ट विवाद पढ़ा था ना तुम लोग। इलवर्ट विवाद में क्या था कि कोई जो है भारत के लोग भी अगर अंग्रेज उसको शोषण सता रहे हैं ना, उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो भाई अपना मुकदमा लड़ो जो। तो ये सब को लेकर के इन्होंने कहा, अंग्रेजवा सोचा कि ये छोटा मोटा बात भी लेकर के लोग हमरे पास आ जाता है ना, कुछ भी होता है हमरे पास आता है। इन्होंने क्या किया, एक नहीं बोलते हैं उसको, मोहरा बना दिया एक व्यक्ति को, है ना, एक पार्टी की स्थापना कर दिया, भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कर दिया, है ना। और कहा कि जो भी भारत के लिए, जो भारत के लोगों को किसी प्रकार की परेशानी होगी, किसी प्रकार की दिक्कत होगी, किसी प्रकार का अगर उसको लग रहा है कि अंग्रेज जो है हमारे खिलाफ ये अलग कुछ, यानी कि वैसे उसका एक्टिविटी है जो कि हमें जो है परेशान किया जा रहा है ना, हम कहीं ना कहीं दिक्कत में है, तो इसके लिए इन्होंने अंग्रेज जो है क्या किया था, 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना करवा दिया था। क्या किया था? कांग्रेस पार्टी की स्थापना। ठीक है, लेकिन बाद में जो है यही कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुआ तो किया था कि भाई अपना सुरक्षा कवच के लिए कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कर देते हैं। कोई भी भारत वाला लोग आएगा तो उसको कहेंगे जाओ कांग्रेस पार्टी की स्थापना किए, कांग्रेस पार्टी के पास जाओ, वही तुम लोग का जो है मैटर को सोल्व करेगा। लेकिन यह कांग्रेस पार्टी को जो कि अंग्रेज जिसको अपना कवच समझने का भूल किया था, यही कांग्रेस पार्टी जो है उसको उल्टा जो है उसके लिए प्राण घातक साबित हुआ आगे चल करके। ठीक है, भारतीय कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी जो है आगे चल करके यह धीरे धीरे क्या हुआ, संगठित होते चला गया ना, मजबूत होते चला गया। इसमें भारतीयों का एक बहुत बड़ा जो है इसमें ताकत इसमें जुड़ गया, और ये जो है अंग्रेज से फाइट करने के लिए तैयार हो गया ना, उल्टा उसी के लिए, यानी कि यह घातक साबित हुआ अंग्रेज के लिए। या और यहाँ पढ़ेंगे फिर से 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। याद रखना, इससे बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है,
पहला, इसके पहला अध्यक्ष, पार्टी जो भी बनाया जाता है उसका एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अभी मैं बोला ना, अभी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, है ना। बीजेपी का कौन है? जेपी नड्डा। थोड़ा सा करंट भी सब नॉलेज रखा करो, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ये क्या था, और इसका पहला जो अध्यक्ष था उसका नाम था WC बनर्जी। क्या नाम था? WC बनर्जी। हाँ, इसका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी भी कहते हैं ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी, ऐसे भी बोल देना, ठीक है। दोनों में से कोई भी आएगा ऑप्शन में, तुम साइज को मार लेना। पहला अध्यक्ष यही थे। प्रथम सम्मेलन इसका कहाँ हुआ था, है ना, बैठक हुई थी ना भाई। तो प्रथम सम्मेलन पूछता है, एकदम पूरा हर एक लाइन से क्वेश्चन यहाँ पे आता है एग्जाम में, ध्यान देना। प्रथम जो सम्मेलन हुआ था वो पुणे में हुआ था। कहाँ हुआ था? पुणे। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र। पुणे में गोकुल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। पुणे में एक गोकुल संस्कृत विश्वविद्यालय है, उसी में पहला बैठक हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की, ठीक है। पहला अध्यक्ष कौन थे? यहाँ लिखा हुआ देखो, WC बनर्जी, ये थे, भूल गया। हाँ, और 28 दिसंबर 1828 ईस्वी को क्या बोलते हैं यार, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को जो है ना इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है, पार्टी का। और उसके बाद पहला अध्यक्ष ये हो गया था तुम्हारा। पहला इसका जो है बैठक कहाँ हुआ था? तो गोकुल संस्कृत विश्वविद्यालय पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अब इसके बाद फिर इसका मुस्लिम भी अध्यक्ष थे, है ना, क्योंकि उस समय तो भारत हिंदू मुस्लिम तो सब मिलकर नहीं लड़े हैं आज़ादी, तो ठीक है। तो मुस्लिमों की उस ढंग से वहाँ पर भी सहभागिता दिया गया था। तो पहला जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वह कौन था? बदरुद्दीन तेयबजी। क्या नाम था उसका? बदरुद्दीन तेयबजी। उस पहला जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तेयबजी। कौन था? बदरुद्दीन तेयबजी, ठीक है। क्लियर हो गया? कांग्रेस पार्टी से अगर प्रश्न पूछेगा तो इतना, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल, जो कि वह भी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा उनका योगदान माना जाता है। हालांकि वह उस समय अपने भारत में नहीं थे, वह अमेरिका में रहते थे। कहाँ थे? अमेरिका में थे। ईस्वी याद रखना है ना, 1913 ईस्वी को लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, कहाँ से? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। कौन सी पार्टी की स्थापना? परीक्षा में आएगा। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? लाला हरदयाल सिंह। कब किया? 1913 ईस्वी में। कहाँ किया? तो अमेरिका के कौन सा जगह से? तो सैन फ्रांसिस्को, याद रहेगा, सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने जो है गदर पार्टी की स्थापना की। कोई दिक्कत है ना? उसके बाद इन्होंने भी अपना योगदान दिया। 1917 ईस्वी में एक होम रूल आंदोलन चलाया गया। होम रूल आंदोलन का मतलब हुआ अपना घर में अपने से आंदोलन, अपना होम रूल आंदोलन, यानी कि अपना रूल खुद करना अपने घर में ही, ठीक है। इस प्रकार का आंदोलन प्रारंभ किया गया भारतीयों के द्वारा, ठीक है। दो जगह ये प्रारंभ हुआ, पहले महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र में और चेन्नई में। महाराष्ट्र में और चेन्नई में। कौन सा आंदोलन? होम रूल। कौन सा? होम रूल। कब हुआ? 1917 को। 1917 ईस्वी को में हुआ होम रूल आंदोलन, ठीक है, महाराष्ट्र में। इस होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, है ना। इन्होंने ही कहा था ना, नारा दिया था एक ठो, कौन सा नारा दिया था? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके ही रहेंगे, लेकर के ही रहेंगे, ठीक है, इन्होंने ही कहा। तो महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बाल गंगाधर तिलक। और वहीं चेन्नई में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? एनी बेसेंट। तो याद रखना, होम रूल आंदोलन का जो है, जो होम रूल आंदोलन जो चलाया है उसमें दो व्यक्ति का नाम आता है 1917 ईस्वी में। एक आता है बाल गंगाधर तिलक और दूसरा आता है एनी बेसेंट, है ना। बाल गंगाधर कहाँ पर आंदोलन किए थे? होम रूल का चलवाया महाराष्ट्र में, और ये एनी बेसेंट कहाँ चलवाया? चेन्नई में, ठीक है। कोई दिक्कत? एक यहाँ पे थोड़ा सा ये छूटा था, यहाँ संस्था धर्म की स्थापना में, है ना, जो मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज के संस्थापक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी पूछ दिया क्वेश्चन बार बार। ब्रह्म समाज की जो संस्थापक थे वह थे राजा राम मोहन राय। कब हुआ? 1828 ईस्वी में, ठीक है, 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। 1828 है ना, 1828 ईस्वी है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 1800, यहीं पे लिख देता हूँ, और क्या है ना, 1828 ईस्वी, ठीक। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इनको अलग अलग भाषाओं की जानकारी थी, हिंदी भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे, उर्दू भी जानते थे, फारसी भी जानते थे, है ना, और भी अन्य भाषाओं को, कई बंगाली भी जानते थे, कई भाषाओं की और इनको जानकारी था। बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, ठीक है। इन्होंने भी एक समाज की स्थापना की थी, जो था ब्रह्म समाज। क्या नाम था? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, ठीक है, क्लियर है। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, इसको मैं इधर लिख दिया, है ना,
सर विलियम जोन्स 1784 ईस्वी में 1784 ईस्वी में एक और जो है सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया गया था। उस सोसाइटी का नाम क्या था? एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? सर विलियम्स जोन्स। कौन किया था? सर विलियम्स जोन। कब किया था? 1784 ईस्वी में। कहां पर? तो बंगाल में। क्लियर है? ठीक है, तो ये तुम लोग जो है इसको याद कर लेना है ना, इसको नोट कर लो। और उसके बाद ये भारत में राष्ट्रवाद का ये दूसरा वीडियो, दूसरा पार्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला जो पार्ट इसका जब बना करके आएंगे, अगला पार्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक सेकंड रुको, अभी बैठो। अगला पार्ट जो यहाँ देखने को मिलेगा उसमें जो है हम अब आगे इसमें पढ़ेंगे गांधी जी का मूवमेंट। ठीक है, मतलब गांधी जी का क्या योगदान है, और बड़ा एकदम बहुत अच्छा टॉपिक है। गांधी जी के बारे में हम लोग जानेंगे, बहुत ही उनका पूरा सब कुछ उसमें प्रयास करेंगे कि जो जो भी तुम्हारे किताब में है उन सब टॉपिकों को लेकर के गांधी जी के बारे में बताएं, है ना। और बड़ा अच्छा वो वीडियो भी बनेगा, है ना, गांधी जी के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे गांधी जी का योगदान। ठीक है, तो इसको फटाक से नोट करो, है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलो ठीक है, तो इसको जो है आराम से नोट कर लेना तुम लोग। और इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलेंगे इसका पार्ट 3 वीडियो में, गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगेगा क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो है सब, है ना। अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें, कमेंट कर दें, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।